नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। आपसी हितों और संबंधों को लेकर हुई चर्चा। क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में हुई सुनवाई। सीजीआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर जताई चिंता। सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को जल्द काम पर लौटने को कहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर भाजपा ने मांगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा। गौरव भाटिया ने कहा, ममता बनर्जी बन गई हैं संविधान की भक्षक। जनता कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट और गिरफ्तारी की मांग। भारतीय सेना में कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ किया एमओयू साइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह समझौता भारत के मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। बैठक से पहले विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से की मुलाकात। जर्मनी में आयोजित दूसरी बाधिर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी वापस लौटे। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल। और आइए सबसे पहले बात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा की। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर चर्चा हुई। यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी के संबंध हैं। तो दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर हुई चर्चा। यूएई क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे क्राउन प्रिंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और दुनिया में अहिंसा शांति के अग्निदूत माने जाते हैं। महात्मा गांधी संघर्ष से गुजर रही दुनिया के लिए महात्मा गांधी के आदर्श आज भी नई उम्मीद जगाते हैं। कई अहम मसलों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई और उसके बाद वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने।
और अब बात कोलकाता की। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि फिर कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। अदालत ने बंगाल सरकार से आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, तो वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची। आज की सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वो राज्य पुलिस की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सीबीआई से 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। लिहाजा अगली सुनवाई मंगलवार यानी 17 तारीख को होगी। सीजीआई ने आज फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बिंदु पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा है। सीजीआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बंगाल सहित पूरे देश में लगातार लोग मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण कोलकाता में प्रदर्शन वाले स्थल पर लोगों ने देखा और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कोलकाता में देखा गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर ममता बनर्जी की सरकार पर तीखे सवाल और प्रश्न उठाए गए हैं। कोलकाता के आरजी कर घटना को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ ही राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि नेता विपक्ष के तौर पर विदेश में जाकर क्या कुछ बोलना चाहिए, इस बारे में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी अपरिपक्व है, पार्ट टाइम नेता है, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी भी देश के प्रति जवाबदेह हैं। लगातार तीसरी बार हार से हताश हो गए हैं और कुंठा बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी टेक्सास में आरएसएस पर दिए अपने बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने होंगे। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और एक कार्यक्रम में उन्होंने आरएसएस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भारत के बाहर जाकर भारत की तारीफ करने की बजाय चीन की तारीफ और ब्रांडिंग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि आपके समय में निर्यात केवल 19 लाख करोड़ रुपए का था और अभी निर्यात 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। इससे पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट ज़्यादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाख करोड़ का, अभी 75 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है, 80 लाख करोड़ तक जाने वाला है। आप तो चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो एलओपी होकर के। हम तो एलओपी समझते हैं, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी पी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में आज अहम फैसला सुनाते हुए स्थिति साफ की है। ये फैसला ऐसे शख्स को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा जो एक से अधिक केस में आरोपी है।
अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी एक केस में हिरासत में है तो भी वो दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक केस में कस्टडी में होने से उसका किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी से संरक्षण हासिल करने का अधिकार छीन नहीं जाता। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी सूरत में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का फैसला कर सकते हैं। अपने कर्मियों की क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में हस्ताक्षर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के साथ एकीकृत होने की पहल है। रक्षा मंत्री के अनुसार यह समझौता भारत के मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और महत्वपूर्ण कदम है। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गति शक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। गति शक्ति भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य रेलवे, शिपिंग और हाईवे के राष्ट्रीय विकास योजनाओं को मजबूती प्रदान करना है। इसका लक्ष्य विश्वविद्यालय के छात्रों को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया के नामी ब्रांडों में रोजगार दिलवाना है। When he was Chief Minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and other. विश्वविद्यालय मल्टी मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रबंधन में विशेष और बहुविध कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है ये समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा। डिफेंस सेक्टर में सारी आर्म्ड फोर्सेस में जितना एक्सपीरियंस और विजडम इतने सालों से चलता आ रहा है, जो इकट्ठा है, वो जब हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा तो स्टूडेंट्स को एक लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग मिलेगा, स्टूडेंट्स को सेक्टर का एक नॉलेज मिलेगा जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इन आर्म्ड फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में। तो एक तरह से स्टूडेंट को बेहतर भारत बनाने के लिए उस दिशा में वो और अच्छा कदम उठा पाएंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के गुजरात राज्य के बड़ोदरा में स्थित है। हमारी फौजों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एमओयू एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये लॉजिस्टिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी में, उसको भी हाईलाइट करता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाया गया है। जहां फ्लाइट्स नहीं जाती थी वहां भी उड़ानों को शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1,40,00,000 लोग उड़ान योजना के तहत फ्लाइट में यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने ये बात दिल्ली में इंडिया रीजनल एयर मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही। कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्दृष्टि पर चर्चा की गई। साथ ही विमानन अक्षमता को भविष्य में और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किंजरापू नायडू ने कहा कि कैसे भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। 10 साल में जो आरसीएस उड़ान के तहत काम किया है, जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जहां पे एयरलाइंस जाने के लिए मना करते थे, हमने वाइबिलिटी गैप फंडिंग आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत हमने प्रोवाइड किया। उसके हिसाब से जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे, अंडर सर्व्ड
थे जो अनकनेक्टेड थे वहाँ पे भी फ्लाइट चलने लगी। वहाँ पे जो आम लोग थे उनको भी एक एयर सुविधा वो उनको मिली। और आप प्राइसेस भी देखिए तो प्राइसेस भी एक हद तक सीमित रखने की एक कोशिश हमने RCS उड़ान के तहत हमने की। तो जिस तरह के रिजल्ट्स हमें 10 साल में मिले तो उसी के हिसाब से आगे भी ये स्कीम को हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो छोटी छोटी हमें फीडबैक भी जो मिला है कि और कैसे बेहतर हो सकता है उसको भी आगे लेते हुए हम बेहतर बनाएंगे। उड़ान में करीबन 1,40,00,000 तक अभी उड़ान के फ्लाइट्स में घूम चुके हैं और 40,000 फ्लाइट भी इसमें घूम चुके हैं अभी तक। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमपॉक्स को लेकर जारी की गई WHO की चिंता के बाद दिशा निर्देश जारी किए थे। एमपॉक्स कोविड के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसे WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत घोषित किया गया है। एडवाइजरी में राज्यों को एमपॉक्स बीमारी से जुड़ी जानकारी के प्रसार के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने लाल बाग चाराजा में भगवान गणेश के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। वे मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार प्रयासरत है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल दूसरे भाग में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक CG पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज़ का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है कमर्शियल बेसिस पे। पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने यह भी बताया कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ कोलैबोरेशन किया है। दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और खासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ख़ास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और कुछ एरियाज़ में
जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। जर्मनी में आयोजित दूसरी बधिर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी वापस लौट आए हैं। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के 2 निशानेबाजों को प्रतियोगिता में सबसे युवा खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया। आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय बधिर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना योगदान दिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। यह चैंपियनशिप जर्मनी में हुई, जो कि 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में तय थी। भारत को कुल 20 पदक हासिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपना दूसरा स्थान ग्रहण किया। मुझे जर्मनी में जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कॉम्पिटिशन से वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जर्मनी में हमने देखा कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे और हम इंडिया को हमने प्राउड कराया। हमने बहुत सारे मेडल्स लिए। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, 3 मेडल्स मुझे मिले हैं। हमारी टीम जो है, टीम में मेडल्स आया और मुझे 25 मीटर एयर राइफल में भी मिला। तो इंडिया जो है वहाँ पे टॉप में था। हमें राइफल में 3 मुझे मेडल्स मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने कोचेस का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 महीने से अनुया प्रैक्टिस करती रहती थी। जब ब्राज़ील में गई, वहाँ पे कुछ अच्छा जब रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने देखा कि वो और हेयरिंग लोगों के साथ कम्पीट करे। 2 साल तक उसने कम्पीट किया वहाँ पे, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, वो सब मेडल्स लेकर आती थी। अभी जब दिल्ली में यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ, तो हमने देखा कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया। जो प्रीति है और शुभम है, उनके कोच ने इनको सिलेक्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई और इन्हें जर्मनी लेके गई। और जब मैंने देखा कि उनको गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को लेके। I went to competition, so I was very control, and I was perfect competition. Now I finally got medals. My parents want to see my successful. Doesn't matter about deaf or normal people. Doesn't matter. But most important to get successful in the life. That's it. मैंने सबसे पहले 10 मीटर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है और उसके बाद मैंने 50 मीटर हिपी में गोल्ड मेडल जीता है विद न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और ये 10 मीटर एंड 50 मीटर राइफल। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मैच खेलने के बाद। जब मैं वहाँ गया तो जहाँ जाके कितना अच्छा फील हुआ कि मेरे को मेडल मिले हैं और मैंने कितनी मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन किया है। हमारे जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले थे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे जो डेफ शूटर्स हैं उन्होंने मेडल्स जीते हैं। हम ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ में डील करते हैं। हम स्पोर्ट्स वगैरह में सिखाते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से भी कनेक्टेड हैं, एफिलेटेड हैं, और हम सभी डेफ लोगों को, सभी डेफ बच्चों का हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। यह सभी इतने खुशी के पल हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चों को देख के फूले नहीं समा रहे हैं। डेफ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप से हमारे डेफ एथलीट्स ने 20 मेडल्स जीते और उनके माता पिता ने देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि वो आगे ही ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहेंगे और इंडिया का नाम और ऊंचा करते रहेंगे। मैं मनीषा शर्मा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कैमरा पर्सन मोहित के साथ डीडी न्यूज़ से। यकीनन बेहद शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।